हेलो एंड वेलकम टू गीत केयर एंड वेलनेस इनिशिएटिव। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जो सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जो सबकी केयर करती है। बट क्या कोई उनकी केयर करता है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखता है, उनके इमोशंस, उनके स्ट्रगल्स का ध्यान रखता है? इट इज़ अबाउट दी वर्किंग वुमेन्स, हमारे घर की लेडी मास्टर। तो इसके बारे में जानेंगे सीए महक ढींगरा जी से। हेलो महक, वेलकम टू गीत केयर एंड एज यू नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी वर्किंग वुमेन्स। उनके कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछता हूँ, ईजी होता है या बड़ा स्ट्रेसफुल होता है घर, बेबीज, ऑफिस, हस्बैंड और किचन और इन लॉज सबको मैनेज करना है एक साथ? आई थिंक अगर ईज़ी होता तो आज हम यहाँ होते ही नहीं। हाँ। एंड आई बीन मैरिड फॉर 12 ईयर्स, 12 साल से मैं एंड मुझे नहीं लगता कि इन 12 सालों में कोई भी ऐसा दिन गया होगा जहाँ आपको घर या ऑफिस के स्ट्रेस, किसी एक स्ट्रेस ने आपका पीछा छोड़ा। कुछ ना कुछ आपका लगा ही रहता है। तो कभी ऐसा होगा कि थोड़ा ऑफिस ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा और कभी कुछ होगा कि घर ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ना घर का स्ट्रेस जो है वो ऑफिस में कोई नहीं समझता और जो ऑफिस का स्ट्रेस है वो घर में कोई नहीं समझता। स्ट्रेस सबके पास है, पर प्रॉब्लम ये है एक्चुअली में जो सिचुएशन है कि उस स्ट्रेस को समझने वाले लोग ना कम है। और वी कैन से दैट कि जो वर्किंग वुमन खुद भी हैं वो इतना ऑलरेडी स्ट्रेस को अडॉप्ट कर चुकी है ना, उनको दूसरों का स्ट्रेस भी ना नहीं होता। वो एम्पैथी कम होती जाती है बिकॉज वी हैव बीन एक्सपोज्ड टू सो मच ऑफ स्ट्रेस। दिस इज अ रियल प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं कि वर्किंग वुमेन ने स्ट्रेस या इन स्ट्रगलिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ट्रू। यस। ओके। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, चैलेंजेस क्या आते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल बेबीज को मैनेज करना ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम और किचन को मैनेज करना आफ्टर द ऑफिस टाइम। चैलेंजेस, एग्जैक्ट चैलेंजेस क्या होते हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर सके? अगर हम एग्जैक्ट चैलेंजेस की बात करें ना, इन साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में बात करूं, आपको लगेगा अरे ये क्या बोल रही है, बट इट इज लैक ऑफ स्लीप। ओके। इतना काम करती है ना वर्किंग वुमेन, इवन नॉन वर्किंग भी, बट स्पेसिफिकली बिकॉज अगर मैं चाहूँ तो मैं तब भी 9-8 बजे के बाद एक आधे घंटे की नैप भी नहीं ले सकती बिकॉज आई हैव टू गो, आई हैव टू परफॉर्म। अब सुबह जल्दी उठते हैं पर रात को आपको सोते सोते लेट हो जाता है। वीकेंड पे भी हमें ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मुझे करनी है। एक रेस लगी हुई है अपने साथ, यू नो, एंड हमेशा अपने आप को प्रूव करने की मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ। मुझे एक प्लीजिंग लोगों को प्लीज करने की, यू नो, उनकी वैलिडेशन लेने की इतनी हर वर्किंग वुमन के साथ इतनी होड़ हो चुकी है ना कि उसको बस ये है कि मैं, उसे पता है कि वो अच्छा खाना बनाती है बट उसको सुनना है। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग है। उसे पता है वो अपने ऑफिस में सब कुछ बहुत अच्छा कर रही है बट उसको सुनना है। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग है। क्योंकि उसको ये नहीं, जो वो चाहती कि कौन, कि अरे बिकॉज शी हैज किड्स शी इज नॉट डूइंग दैट। प्रॉब्लम यहाँ है, वो इतना ज्यादा काम कर रही है कि उसकी स्लीप कहीं है ही नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्किंग वुमन अपनी स्लीप के ऊपर भी ध्यान दे। हम चाहे वीकेंड पे, चाहे आग लगी हुई है पूरी दुनिया में, दिवाली आ रही है, उसकी सफाई है, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, ऑफिस है, Yes. पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये सबसे बड़ा हार्ट, कहते हैं ना, हार्ट डिसीजेस की मेन रूट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्लीप को भी पूरा ले और लोगों की वैलिडेशन की तरफ थोड़ा कम भागे। आप जो कर रहे हो, जैसे वी हमने वो कौन सी मूवी है जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर, आई थिंक है जवानी, वॉट एवर इट ये इज। जवानी है दीवानी। एग्जैक्टली, उसमें वो कहते हैं ना कि हम कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ छूटेगा ही। हाँ, कुछ ना कुछ जब छूटेगा। आप घर में खाना बना रहे हो तो जिस दिन आप अभी काम कर रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा ऑफिस में होगा जिसका शायद आपको नहीं पता होगा, बट बिल्कुल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास वो काम है, जो इस टाइम जो आपके पास काम है ना, वो ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने बच्चों के पास हो, अगर आपके बच्चों के मिड टर्म्स आप उन्हें पढ़ा रहे हो, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। देयर आर पीपल इन ऑफिस, दे विल मैनेज, इट इज देयर ड्यूटी। व्हेन दे हैव केप्ट यू ऑन द रोल, दे नो कि उनको, कि यू आर वर्किंग, यू आर अ पेरेंट, then why are you being guilty? When you are at office, you are at office, you are working, your in-laws, your husband, your kids know that you are working, then why are you guilty? तो उस गिल्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। ये हम सब में होता है कि आपने बड़ा अच्छा रिकॉल किया, वो डायलॉग मुझे भी याद है कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही बनी, है ना? तो इट्स अ फैक्ट, अगर आज हम यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ तो छोड़ के आए। और गिल्ट होता है जब आपके पास 3-4 काम होते हैं, तो इट्स लाइक कि यार ऑफिस का काम निपटा लेता, ऑफिस में है तो बच्चे के साथ थोड़ा टाइम बिता लेता। तो इट्स अ फैक्ट कि गिल्ट होता है, नो डाउट। स्लीप पैटर्न और स्लीप इशू आपने बहुत अच्छा रेज किया। इसका लाइव एग्जांपल तो मैं खुद नहीं, मेरी वाइफ है, क्योंकि शी हैज़ टू ट्रैवल टू गुड़गाँव। अब गुड़गाँव पहुँचने के लिए उसे 1.5 घंटा चाहिए, तैयार होने के लिए उसे 1 घंटा या आधा घंटा चाहिए। और बच्चा मेरा क्या करता है कि उसका हम बहुत बार हमने ट्राई किया, लेकिन वो 1 बजे से पहले नहीं सोता है या नहीं सोती है बेसिकली। शी इज़ अ डॉटर। और अब क्या होता है, मेरी वाइफ अप्रॉक्स
12:30 या 1 बजे सोती है और उसे अप्रॉक्स 6 बजे उठना होता है। तो आई थिंक 5 आवर्स स्लीप इज़ अ वेरी बैड थिंग। बैड। वो उनकी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है और फिज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है और समटाइम्स आपके मूड को भी इफ़ेक्ट करती है। एंड आई टेल यू वन थिंग, फीमेल्स की बहुत बुरी आदत होती है जो उनकी है। अब क्योंकि उनके जो एक्चुअली ये मेल्स जो होते हैं ना, वो वीकेंड्स पे अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करते हैं। दे प्रायोरिटाइज रेस्ट, और वो जब उनको रेस्ट करते हुए देखती है ना, तो उनको ऐसे लगता है अरे यार मैं ये काम निपटा लेती हूँ, मैं वो काम निपटा ली। छोड़ो, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दो, बिकॉज आपकी बॉडी भी एक मशीन है। अगर आपने उसको रेस्ट पे नहीं रखा, अब फोन है, चार्ज नहीं करोगे तो उसकी बैटरी चली जाएगी। इसी तरीके से आपकी बॉडी है, आप उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं दोगे तो वो आप हो सकता है आज आपके फिजिकल फीचर्स में ना दिख रहा हो सकता है एजिंग के फॉर्म में थोड़े टाइम में दिखने लगे, और वो मेंटल स्ट्रेस के फॉर्म में एक ही बार में बर्स्ट आउट होगा। वो लैक ऑफ स्लीप या लैक ऑफ वो फोमो है, बहुत सारी चीजें हैं। होने दो, आपकी नींद, आपका रेस्ट, थोड़ा सा मी टाइम बहुत जरूरी है। तो वर्किंग वुमेन्स के लिए एडवाइस नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि वो भी जानती हैं कि अपना स्लीप पैटर्न और अपना स्लीप टाइम मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप आई वुड से एज पर डॉक्टर्स, एज पर साइकोलॉजिस्ट और एज पर एनीवन, तो वो बहुत नेसेसरी है ताकि आप प्रोडक्टिवली काम कर सके। एंड वी ऑल नो कि आप प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो, है ना, तो किसी को वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है किसी से। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मिनिमम 7 आवर्स स्लीप लीजिए आप और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि स्लीप इज अ वेरी बेसिक थिंग फॉर योर गुड हेल्थ एंड मेंटल एंड फिजिकली। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, देखो इट्स नॉट लाइक वुमेन, मेरे लिए भी घर एक सेफेस्ट स्पेस होता है, सेफेस्ट और हैप्पी स्पेस। क्या ऑफिस के लिए भी ये बात कहनी ठीक होगी, या कॉर्पोरेट्स ऑफिस वर्क प्लेस के लिए, कि वुमेन्स के लिए वो भी एक सेफ प्लेस है, टोटल सेफ प्लेस है, कह सकते हैं ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। द मोमेंट यू स्टेप आउट, एंड इवन आई वुड स्लाइटली डिसएग्री। जैसे आप कह रहे हो, कितने डोमेस्टिक वायलेंस के हम केसेस देखते हैं। बहुत। तो हम कोई भी, मैं तो कह रही हूँ कि इवन जिस आज की डेट में, जिस कलयुग सहा वर्ल्ड में आप पैदा हुए हो ना, तो जहाँ आप पैदा हुए हो वो भी सेफेस्ट प्लेस नहीं है। सेफेस्ट प्लेस कुछ नहीं होता। जब से हम एंसेस्टर्स हमारे, अगर आप देखोगे तो हम हमेशा वॉर जोन में ही रहे हैं। वी वर बोर्न इन वॉर जोन, वी अडेप्टेड फ्रॉम द वॉर जोन एंड वी आर इन द वॉर जोन। आपको अपना सेफेस्ट प्लेस बनाना है। आप नहीं कह सकते कि मैं एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में हूँ तो वो सेफेस्ट प्लेस होगा, बिकॉज हर जगह की अपनी लिमिटेशंस है। लाइक इफ आई इलेबोरेट, तो बड़ी कंपनी अगर है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी ऑफ हायरार्की होगी, वहां पे आप लोग मैनिपुलेटिव नहीं होंगे, वहां पॉलिटिक्स नहीं होगी। तो वहां हर चीज हर जगह प्रिवलेंट है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो सेफ प्लेस कोई भी नहीं है। आपने बहुत सारी चीज़ें कह दी। फर्स्ट तो डोमेस्टिक वायलेंस कह दिया, सेफ एनवायरनमेंट फॉर किड्स नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट के हम कितने सारे केसेस देखते हैं। थर्ड थिंग एंड फोर्थ थिंग आपने कह दी कि क्योंकि लो है तो मैनिपुलेटिव भी मिलेंगे, चाहे जितनी अच्छी बड़ी कंपनी हो। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चाहे कंपनी में पोस्ट एप्लीकेबल है और कमेटी भी होती है हर एक कॉर्पोरेट में, तो ट्रांसपेरेंट हियरार्की हो तो ये पॉसिबल नहीं है, और लोग मैनिपुलेटिव ना हो ये पॉसिबल नहीं है। तो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, सबने देखा है, और ऐसा नहीं है कि it is based on your background that you the couples or family belongs to lower background, middle background, high background या हाई क्लास है, ये हर जगह है। हर जगह क्या करना चाहिए? मतलब घर से खाना बनाना शुरू किया और वो सक्सेस स्टोरी बन गई। कितनी सक्सेस स्टोरीज ऐसी होती हैं। द मोमेंट अ वुमन स्टेप्स आउट ऑफ हर हस्बैंड्स हाउस, हर नजर बदल जाती है उसकी तरफ आज भी सोसाइटी में। तो कहना और करने में बहुत फर्क है, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। आपको ये रियलाइज करना है कि क्या आपका पार्टनर या आपकी जो फैमिली है वो इस है कि आप उनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकते हो, क्या वो आपको बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कि आपके बच्चों का खर्चा नहीं दिखाते हैं, या आपको बिल्कुल काम ही करने नहीं दे रहे हैं। आपको आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है, प्रैक्टिकली बीइंग अगर आप मदर हैं, और तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। कि आपके घर वाले बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, या आपको ऐसा लगता है अब जब सब कुछ भी नहीं है तो आपको अपनी कॉल लेनी है। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जब चीजें ठीक हो सकती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको लिटरली सब कुछ देख के हर चीज, कहते हैं ना विजडम, विजडम और वो जो हमारे कहते हैं ना कॉर्पोरेट व्हील कहते हैं, कि उसको हटा के सारी चीजें देखनी चाहिए। पर्दा हटा के देख, डोमेस्टिक वायलेंस पे जितनी बात की जाए कम है, आई वुड से। और मैं फैक्ट बताऊं तो हर एक वुमेन ने फेस किया होता है। डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट अबाउट हिटिंग द वुमेन, इट्स आल्सो वर्बल अब्यूज एज वेल, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आल्सो। टेक्निकल टर्म में तो नहीं जाएंगे। अच्छा, मान लो आपने सही बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस है, राइट कॉल कब लेनी है और कितना सहना है, इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, कितना सहना है। एंड इट इज नॉट लाइक कि ना हम इसी केस में कहेंगे, चाहे आप अपनी कॉर्पोरेट जॉब में हो, इवन इट इज फॉर मैन ऑल्सो, कॉर्पोरेट जॉब में हो, अपनी फैमिली में हो, आपको कुछ अपने पर्सनल डिसीजन लेने हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा कि मेरे को वो कितना सहना है ताकि मैं राइट कॉल राइट डिसीजन ले पाऊँ। अब मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूँ तो इसमें मैं
2 चीज़ों की बात करूँगा, वुमेन्स और मेंस की, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस कहीं न कहीं मेंस को भी इफ़ेक्ट करता है। तो वो उन दोनों की मेंटल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? फर्स्ट थिंग, बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट अगर हम पुरुष और स्त्री की बात करें ना, तो सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका घर का सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तब तक आपको नहीं पता चलता कि कितने लोग आपके फ़ेवर में हैं। मतलब एक अगर मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि अगर किसी इंसान अगर कोई एम्प्लॉयी भी है जो बहुत अच्छा काम करता है, मगर उसके घर में कुछ सिचुएशंस हैं, एवरीबॉडी विल टेक एडवांटेज। मगर एडवांटेज? यस। एंड आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके साथ बैठ के आपका दुख दर्द बांट सके। लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट, तो वो इंसान जो जिससे मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा और बाहर से भी कहीं नहीं मिल रहा, तो बहुत अकेला हो जाता है। बहुत एंड जुडिशियल भी अगर आप देखोगे तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स नहीं है। कम्स विद द कॉस्ट, इट कम्स विद अ कॉस्ट, इट कम्स विद योर मेंटल कॉस्ट ऑल्सो। मेंटल कॉस्ट ऑल्सो। तो बहुत सिवियर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए एक शादी को भी बचाने के लिए दोनों तरफ से इक्वल कोशिश होनी चाहिए। एंड अगर हम बच्चों की बात करें, प्रैक्टिकली बच्चों पे बहुत खराब असर पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट आपके जो एक हम कहते हैं ना फाउंडेशन है, जहाँ पैदा हुए हो वहाँ पीस नहीं है। वहाँ पीस जिस घर को स्पिरिचुअल रिलीजियस एक होना चाहिए, एक सेफ स्पेस जो भी आपने बात की वो होना चाहिए, वो नहीं है। उसके बाद वो बच्चा एक्सपोज हो रहा है, वो क्या कहाँ शेयर करेगा? आसपास के लोगों के साथ शेयर करेगा, चुप या तो कोई नहीं रहेगा करेगा या बिल्कुल नहीं या करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो में रह जाएगा। अगर अंदर ही अंदर पीता जाएगा तब भी उसके लिए बुरा है, और अगर बाहर जिनसे शेयर कर रहा है, अगर वो किसी गलत इंसान के साथ शेयर कर रहा है, तो आप जितने भी खराब मैरिजेस अगर आप देखोगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, स्पेशली अगर लड़कियों ने वो कॉल ली हुई है, तो आप देखोगे कि उनके घर में कोई ना कोई सिचुएशन थी। दे फाउंड समबडी जिनके साथ उन्हें लगा कि नहीं ये इंसान तो मुझे समझता है, और वो ही इंसान उनका फायदा उठा जाता है। तो अगर आप इवन रेप केसेस भी देखोगे या ऐसी चीजें देखोगे, आप इनमें हिस्ट्री निकाल के देखोगे, तो वो कहीं ना कहीं डिसहार्मनी इन द प्लेस वेयर दे आर बॉर्न। तो बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए समझना कि बच्चों के आगे, मतलब बच्चों को आज की डेट में स्पेशली जब बहुत ज्यादा लाइफ फास्ट हो गई है। जैसे सपोज हमारी लाइफ खुद की इतनी फास्ट है, हमारे पास इतना टाइम खुद भी नहीं है कि देख पाए कि हमारे बच्चों की लाइफ में चल क्या रहा है। तो एटलीस्ट हम उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट घर में दे, बिकॉज यू नेवर नो उनकी मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्ट हो रही है। एंड यू नेवर नो, अगर वो आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो दे विल फाइंड द पीपल ऑनलाइन, ये ऑफलाइन, ये एंड वो लोग तो उनकी केयर नहीं करेंगे ना। हाँ, और गलत रास्ते पे लेके जा। गलत रास्ते पे लेके जा सकते हैं, गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैक हैज़ सेड वेरी राइट, डोमेस्टिक वायलेंस या केओस इन द फैमिली, केओस इन द एनवायरनमेंट, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उन बच्चों का। उनका एक तो चाइल्डहुड खत्म है, हम्म, पूरा खत्म है। आपने तो अपनी मतलब हस्बैंड वाइफ है, तो आपने तो अपना चाइल्डहुड एन्जॉय किया या जो भी किया, जो भी है हाँ, वो तो चला जा चुका है। लेकिन उनका आप देख रहे हो, उनका आने वाला चाइल्डहुड है, बचपन है, जो बचपन की एक नादानियाँ होती है, वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सेफेस्ट एनवायरनमेंट नहीं है। केओस मचा पड़ा है फैमिली में, एंड जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा रिलेट करना चाहते थे, जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा केयर की उम्मीद करते हैं जिनसे, उनसे वो सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि यार बोथ मदर एंड फादर आर फाइटिंग विद ईच अदर ईच टाइम। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, वी आर डिस्कसिंग व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। इट्स नॉट लाइक कि आपकी समटाइम्स कभी हो गई तो उसको भी आप इस तरीके से ट्रीट करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज नॉट अबाउट कि वन इवेंट, इट्स अबाउट कि कोई रेगुलर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, रेगुलर इवेंट्स हो रहे हैं, तो बच्चों की मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करते हैं। सेकंड थिंग इसमें है कि वो जिस तरीके से आपको देख रहे हैं, चाहे वो आपका जो बेटा है या बेटी है, कहीं न कहीं या तो वो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करेगा या वो बिल्कुल उसके रिवर्स जाएगा, है ना? मैंने ऐसी आपने काफ़ी मूवीज़ देखी होगी, मैंने काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ देखी है, काफ़ी हमने स्टोरीज़ देखी है बुक्स में, जहाँ पर आई रिमेंबर द स्टोरी एंड इवन आई नो द नेम, जहाँ पर सिमिलर केस था, 2 बच्चे थे, दोनों लड़के थे। तो अब क्या हुआ, एक लड़के से और दूसरे लड़के से पूछा जाता है, एक लड़का काफ़ी सक्सेसफुल होता है, तो उनसे पूछा जाता है, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? और जो लड़का बहुत सक्सेसफुल होता है, उसकी फैमिली, वर्क लाइफ सब कुछ बड़ा बैलेंस होता है, बड़ा बहुत ही हैपीली। सेकंड जो होता है, वो क्या होता है, ही इज़ ड्रिंक करता है वो, फैमिली में chaos मचा पड़ा है एंड एवरीथिंग, सब कुछ बिखरा पड़ा है। जब फर्स्ट में पूछा जाता है कि एक मैंने किताब में से मैं कोट कर रहा हूँ, फर्स्ट मुझे पूछा जाता है कि आप इतनी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ ने इंस्पायर किया? तो उसने यही कहा, मेरी फैमिली में काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस था। माय फादर यूज्ड टू बीट माय मदर एवरी डे, तो काफ़ी chaos फैला हुआ था, तो मैंने अडॉप्ट और मैंने ये चीज़ सोची कि मैं इनके जैसा नहीं बनूँगा। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने एक लाइन कही। अब यही सेम क्वेश्चन जब उनसे पूछा गया कि भई आप ना ही सक्सेसफुल है, तो आप कुछ एफर्ट क्यों नहीं करते? कुछ चीज़ों को चेंज क्यों नहीं करते? ही सेड, मेरा बाप खुद शराब पीता था,
तो मैं तो ऐसा ही बनूँगा ना फिर। वो दोनों सही है या गलत है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो नो डाउट एक सेफेस्ट स्पेस होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि बच्चों के लिए, इवन अ मैन और वुमेन बोथ डिज़र्व अ सेफर स्पेस। तो अगर वर्क स्पेस की बात करें तो वर्क स्पेस में वुमेन्स के साथ बुलिंग, बायसनेस, सेक्शुअल हरासमेंट केस भी बहुत आते हैं। मतलब ये किस तरीके से, अगर मैं एक वुमेन्स की बात करूँ जो ये सब कुछ फेस कर रही है, तो उसकी मेंटल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करेगा? उससे पहले ना मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसा होता क्यों है हाँ, होता क्या है? सो ऐसा आप ज़्यादातर ये देखोगे कि वहाँ होता है यहाँ जहाँ पे प्रोसेसेस क्लियर नहीं है, जहाँ काम ज़्यादा है, जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एसओपीज़ नहीं है। बिकॉज़ वहाँ पे कुछ लोगों को अल्टीमेटली पावर ये मिल जाती है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका काम चल रहा है। आपका घर, आपकी गाड़ी हमारे तरफ चल रही है, क्योंकि वो कई बार क्या होता है और एक और तरीका होता है कि आप एक सामने वाले को काम तो पूरा लेते हो, वुमेन 6-8 घंटे में काम तो पूरा करती हैं, बट क्योंकि वो जैसे हमने शुरुआत में बात की, वो गिल्ट ज़ोन में रहती हैं, तो उनको टारगेट करना बहुत आसान है बिकॉज़ वो जल्दी मैनिपुलेट हो जाती हैं, कि ना इमोशनली। इमोशनली भी, और हमेशा वैलिडेशन तो सीक करते, तो द मोमेंट यू आर बहुत सेड, ये तो मैंने सिचुएशन सँभाल ली थी वरना पता नहीं क्या होता। हाँ, देन शी विल थिंक, अरे यार ये तो मुझे, मेरी जॉब तो यही सँभाला, ही इज़ अ गॉडफ़ादर। सो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपको काम आता है, आप भी उतने ही एजुकेटेड हो जितना सामने वाला है। आप आगे भी काम करते रहोगे, आपको काम मिलता रहेगा, आप काम कर सकते हो। कोई आपका अन्नदाता नहीं है। यू नो नॉट नीड एनी गॉडफ़ादर, नोबडी। यू आर सेल्फ अवेयर। आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं फीमेल के पास। तो जब आप ये सोचना छोड़ दोगे तो ऐसी चीजें कम होंगी। अब ये होती यहाँ इसलिए हैं, और उसके फॉर्म क्या होते हैं कि इनडायरेक्टली बहुत कुछ ऐसे बातें कर दी, किसी असाइनमेंट में से अचानक से निकाल दिया, एंड देन यू डोंट हैव टू फील फोमो। ठीक है, चीजें हो रही हैं, फेस इट। सबके साथ होती हैं। इवन ये चीज़ें मेल के साथ भी हो जाती है, पर वो इतना ओवरथिंक नहीं करती, फीमेल कर जाती हैं। दे टेक इट कि अरे अच्छा आज मेरे साथ ही हो रहा है, पता नहीं मुझे आगे जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, मेरी रेटिंग्स कैसी होंगी, मेरा करियर कैसा होगा। डोंट थिंक ऑल दिस। जब आप ये सब सोचना, जब आप ये डर के ज़ोन से निकल जाओगे और फेथ के ज़ोन में आ जाओगे ना, तब आपको वर्क प्लेस पे बुलिंग, हैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसका टारगेट, किसी भी मैनिपुलेटर का टारगेट क्या होता है? एक फ़ियरफुल इंसान, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। मेल्स भी हो सकते हैं कि हो सकता है आपकी कोई फीमेल बॉस हो और वो आपके साथ ऐसे करे कि अच्छा उसको पता चले कि ही मे बी कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, और उसको ये लगता है कि उसको कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो वो ज़रूरी नहीं है डिपेंडेंट हो जाए। डिपेंडेंट हो जाए। तो सब दो, और एक मुझे चीज़ लगती है जो अपने वर्क प्लेस में ना, किसी भी तरीके की बात आप ऐसी करो ही मत, शेयर करो ही मत। यू वांट हैव हेल्दी पीपल विद यू। आपके दोस्त हो सकता है उनके साथ आपकी दुनिया भर की लड़ाई हो जाए, पर कुछ बातें जो होती हैं वो परिवार की और परिवार और दोस्तों तक ही रखो। वो आप अपने वर्क प्लेस पे जाने ही मत दो। जब तक वो फेज़ आपका वहाँ दिखेगा ही नहीं ना जो वीक है, वो तब तक कहते हैं ना कि इस यही कह रहे हैं ना कि हम, अगर वो आपका वो फेस वहाँ जाएगा ही नहीं, तो वो आपकी सिचुएशन अराइज़ होएगी ही नहीं। वो अनड्यू एडवांटेज नहीं ले पाएगा। अनड्यूड। तो इसमें ठीक है, हमने बुलिंग की बात करी, बायसनेस की बात करी। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट। इवन स्टेयरिंग समटाइम डिस्कम्फर्ट थी वो, जब बहुत ज़्यादा स्टेयरिंग होती है, आते-जाते तो बड़ा नॉर्मल है यार ये सब चीज़ें। बट वर्क प्लेस एक ऐसा एनवायरनमेंट है, शी हैज़ टू सिट देयर, है ना? शी हैज़ टू वर्क देयर। कैसे इफेक्ट करती है, मतलब हरासमेंट, स्टेयरिंग, और ज़ाहिर-सी बात है वो सेफेस्ट सिचुएशन तो होती नहीं वुमेन के लिए। तो कैसे अफेक्ट करती है उन्हें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, और क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए मैं आपको एक सिचुएशन दूँ, बड़ा सीवियर केस है या फिर एक मिडल केस है जहाँ पर ऐसा कुछ एक वुमन फ़ील कर रही है, तब क्या करना चाहिए उसे? देखिए, इसमें 2 चीज़ें। पहले हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे नेबरहुड में एक इंसिडेंट हुआ है। दिस गर्ल फेल इन लव विद समबडी इन द ऑफिस। दे गॉट कनेक्टेड एंड दे वर डूइंग समथिंग, किसी और ने कैप्चर कर लिया। दे वर ब्लैकमेलिंग हर एंड शी कमिटेड सुसाइड, एंड उसकी शादी होने वाली थी। एंड और ये इंसिडेंट एक उसकी छोटी बहन ने भी देखा है। मतलब जब उसको उतारा गया और उसकी पॉकेट में से सुसाइड नोट निकला। तो सबसे पहले ना, एज़ ए सोसाइटी हमें चेंज होने की ज़रूरत है कि अगर किसी ने कोई गलती कर भी दी है, अपने लोएस्ट मोमेंट्स में जाके या अनजाने में या नादानी से, उस लाइफ़ की लाइफ़ सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। उस लड़की को इतना फ़ियर अपनी इमेज को लेके क्यों हुआ कि उसको ये लगा कि वो फ़ियर उसकी जान से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो सबसे पहले ज़रूरी हमारी एज़ अ सोसाइटी चेंज करना है कि इतनी चीज़ों को टैबू ना कर दें कि आप सामने वाला अपनी जान ही लेने पे उतर आए। जो कर रहे थे, तो गलत तो उन्होंने भी किया होगा ना। हाँ,
तो उन्होंने तो अपनी जान नहीं ली, वो तो उसको उल्टा उकसा रहे थे कुछ और गलत करने के लिए। बिल्कुल। अगर गलत था तो वो दोनों तरफ से था, एक तरफ से नहीं था, बट उसको उकसाया गया और उस बच्ची ने अपनी जान ले ली। अल्टीमेटली वी लॉस्ट अ लाइफ, है ना? अगर हम और इसको अगर आप बात करते हैं चेंज कैसे किया जाए, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जितने भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें राइट एक्शन राइट टाइम पे नहीं लिया जाता, जो सीवियर केसेस नहीं हैं, सबसे ज़्यादा पीआईपीज़ या जो कहते हैं निकालने का जो एक होता है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, उन्हीं में दिया जाता है जहाँ देर हो जाती है। मैं आपको थोड़ा-सा रोकने बताऊँगी। सपोज़ एक बॉस ने अपनी वन डाउन को कहा कि चलो डिनर पे, ट्रिप पे, ये वो एंड शी सेड स्टार्टेड सेइंग नो। द मोमेंट शी एड्रेस्ड हिम ओनली, अब मैं तुझे एचआर में ले जाऊँगी या देख लूँगी, ही विल स्टार्ट मेलिंग डाउन, तुमने ये काम नहीं भेजा, वो काम नहीं भेजा, ऐसा कर दिया। एंड हो सकता है आप सिस्टम में नए हो, आपकी तो जगह भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो रातों रात आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान आ जाएगा कि अच्छा और अब लड़की ने क्योंकि टाइमली एक्शन नहीं लिया, अब वो क्या बोलेगी? अब एचआर भी क्या बोलेगा कि आपका तो दिख रहा है काम आपका पूरा नहीं है, आपको तो दिख रहा है आपने ठीक नहीं कर रखा और अब आप ये कर रहे हो। तो आप राइट एक्शन राइट टाइम पे लो। उस टाइम ये मत सोचो कि मेरी जॉब पे आ जाएगी या ये वैसे अच्छा है, ये कैसा है। जो चीज़ जब होनी चाहिए उसको तब उस तरीके से अगर आप करोगे, क्योंकि ये सिस्टम्स इसलिए बनाए गए हैं, जैसे आपने अभी पॉश की भी बात की, वो इसलिए बनाई गई ताकि वो प्रॉम्प्टली लिया जाए। अगर आपने उस चीज़ को होने दिया, किसी सीनियर से बात नहीं की, घर में बात नहीं की, जैसे इस लड़की ने, वो अपने घर में बताती, सीनियर्स बताती, हो सकता है वो पुलिस कंप्लेंट करते। आपने खुद चूज़ किया ना कि मुझे सहना है, सहना है। आपने खुद चूज़ किया और फिर रिperकशन पे तो आप ही भुगतोगे। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं ना, वो जब ज़ख्म होता है, जब उसका इलाज अगर वो एक टाँके में ठीक होना था, फिर आपने उसको नासूर बना दिया। बहुत ज़रूरी है जो चीज़ जब होनी चाहिए उसको तब किया जाए ताकि उसको आपके आस-पास के लोग भी आप उसको उस सिचुएशन को टाइमली डील कर सकें। एग्री। फर्स्ट थिंग सेक्सुअल हरासमेंट के रिगार्डिंग जो महक जी ने बताया तो वेरी राइट थिंग बताई कि लोग कैसे अपने आप को सिक्योर करते हैं। यू सेड कि ऐसी कोई चीज़ हुई तो सीनियर ने आपको पीआईपी में डाल दिया, है ना? क्योंकि आपने राइट एक्शन नहीं लिया, अब उसे लग रहा है कि आप राइट एक्शन लोगे तो जल्दी से इन्हें पीआईपी में डाल दो। तो इस तरीके से उसके लिए एस्केप प्लान हो गया। सेकंड जो आपने इंसिडेंट शेयर किया, मैं उसके रिगार्डिंग बोलूँगा कि टैबू भी है सोसाइटी में एंड पर्सनली बताऊँ तो हम शेयर कैसे करें? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है या इन हार्ट यू हैव सम मैं किसी से शेयर करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ? क्योंकि पर्सन फैमिली में ही शेयर नहीं कर पाता है। फैमिली में अपने मदर से, फादर से कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, तो इन चीज़ों को बदले कैसे कि बच्चा एक तो गलत कदम ना उठाए, चाहे जो आपने इंसिडेंस बताया वो, या फिर उसके फ़ियर के साथ वो ना जिए। क्योंकि वो फ़ियर वाला फ़ेस भी बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एनवायरनमेंट कैसे चेंज करें फैमिली के अंदर, किस तरीके से कि बात हो कि आप डरो मत, सिचुएशन जितनी भी वर्स होगी, है ना? नो डाउट हम आपके साथ खड़े हैं। आपको वो भुगतनी है, नहीं भुगतनी, वो बात का रिज़ल्ट बताएगा उसका। लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं ताकि चीज़ें वर्स ना हो, जो इस केस में हुई जिसमें आपने बताया। वो क्या हम इंडियन फैमिली में या फिर वो एक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें कि बातचीत हो, चाहे जितना मर्ज़ी वर्स्ट हो जाए चीज़ें? ये ना यहाँ तो इस इंसिडेंट में हम एज़ अ सोसाइटी फेल हुए। तो सिर्फ़ और इसकी शुरुआत सोसाइटी बनती कहाँ से है? घर से। घर से। तो जो कहते हैं ना, सोसाइटी अगर हमारा घर है, तो ब्रिक हमारी फैमिली है। तो आपकी वहीं से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आपके टीचर्स, फ्रेंड्स मत होने चाहिए। आपको हर इंसान की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसको पता हो कि मेरी हर गलती की माफ़ी है। एक्सेप्ट आपने किसी का खून कर दिया या आपने किसी को हार्म पहुँचाया है। उसकी भी जुडिशियल रेफरकशन है, तो उधर करा जाएगा। अरे जा वी आर नोबडी टू टेक, अगर सपोज एक एग्जाम्पल, भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए, मगर अगर किसी का बच्चा आगे कहते हैं कि हमसे ये गलती हो जाए, तो हम उस बच्चे की गलती को करेक्ट करें, ना कि उस टाइम हमारे बच्चे को भी पता होना चाहिए कितना मर्जी डांटेंगे पर ये मेरे लिए खड़े होंगे। मगर हम आज तो ऐसे भी इंसिडेंट्स आने लगे हैं कि ऑनर किलिंग आ जाती है कि माँ बाप ही कर रहे हैं। तो वहाँ माँ बाप को समझना होगा कि आपकी भी एक लिमिट है, आपकी भी एक लिमिट है कि आप अपने बच्चों को कितना सुना सकते हो या डाँट सकते हो, कल्चर दोस्त बनना पड़ेगा। अब वो समय आ चुका है कि आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा। मैं काफ़ी टीनेज और जिनसे बात करता हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि डिस्कनेक्ट फ़ील कर रहे हैं। कुछ टिप्स बता सकते हैं मतलब किस तरीके से जो वर्किंग एनवायरनमेंट्स है, कॉर्पोरेट्स में, इवन इन वर्क प्लेस
इवन फैक्ट्रीज एरिया, किस तरीके से सेफ और सिक्योर बना सकते हैं वुमेन्स के लिए, वर्किंग वुमेन्स के लिए? सबसे पहले तो ना औरतों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हो, अब उसको माइन्यूटेस्ट लेवल पे लेके नहीं जा सकते हो। आपका किसी का स्टार्टअप है, वो 2 लोगों की कंपनी है, 4 लोगों की कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप है। आप वहाँ तक इस चीज़ को लेके नहीं जा सकते हो, जब तक एक इंसान को खुद अपने राइट्स पता है, उसको अपनी खुद वैल्यू पता है। अगर हम बाहर बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करें, तो जहाँ तक कंपनीज़ को इवॉल्व होने की ज़रूरत है, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को इवॉल्व किया है। बट सिस्टम्स आज भी सिर्फ कमेटी बनाने से काम नहीं होगा। जब तक सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, लाइक अगर आप ये जो सारी चीजें ना, आप देखो कि एमएनसीज में कम होती है, उसके पीछे रीजन है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वुमेन सेंट्रिक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कंपैरिजन बताना चाह रही हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है। रीजन क्या है, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं ना, वो मतलब बाहर की कंपनीज के साथ साइन होते हैं, और वो किसी भी तरीके का हिकअप अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो 1 मिनट में चाह सकते हैं किसी एक चीज की वजह से, बिकॉज कोई भी कंपनी अपनी रेपुटेशन को लेके बहुत क्लियर है, स्पेशली ग्लोबल कंपनीज। ग्लोबल। तो वो लोग वहां पे ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं कि यहाँ ऐसी सिचुएशंस कम से कम आए। वहां पे आपके थोड़े थोड़े टाइम में आपको एचआर कॉल करेगी, एचआर स्किप्स होंगे, अच्छा। मैनेजर स्किप्स होते हैं। वहां पे टीम साइज जान के छोटा रखा जाता है। छोटा इन द सेंस कि जितना काम है उतना ही लिया जाता है, ओके। ओवर वर्क नहीं किया जाता है, बिकॉज वो इस तरीके के हिकअप्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडियन कंपनीज को भी ये कल्चर कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना होगा, बिकॉज अभी अगर कहते हैं ना कि शिक्षा है, अगर एक अच्छा इंसान है, अगर मतलब पंडित बन सकता है ज्ञान से, मगर अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है तो वो तांत्रिक बन जाएगा, ग्रेट। या भी कहो यू मिस यूज करेगा अपनी इसको। तो जो लोग करप्ट हो गया, तो अभी एक इवन मैंने लिंक्डइन पे भी एक पोस्ट देखी थी, उन्होंने कहा था कि मैंने अपने एक सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय को निकाला, बिकॉज उसको ये लगने लगा था कि वो ही कहते हैं ना अच्छा। सब कुछ है। हाँ। तो सिस्टम में ऐसे लोग अगर आपको लगता है डेवलप हो रहे हैं, किसी पे सिस्टम डिपेंडेंसी ज्यादा हो रही है, एटलीस्ट आप नीचे चेक तो करो कि क्या चल रहा है, या ग्राउंड एग्जैक्टली एंड ग्राउंड लेवल पे वो चीज है या नहीं है। कई बार एंड ये मैन जो ऊपर की लीडरशिप के लोग होते हैं, वो इतने ओवर रिलाई करने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर नीचे कोई आवाज नहीं उठा रहा तो सब कुछ ही ठीक होगा। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर जो सिस्टम कहते हैं ना, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन आप जिस दिन आपने अपने लाइफ में डिसिप्लिन को छोड़ा, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भी हो गई या फाइनेंसेस हो गए, वो दे विल डिसरप्ट। इट इज विद दीज इश्यूज आल्सो। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड और आपको लग रहा है कि ये ट्रस्ट पे चल जाएगा, वो चलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होगा ही होगा। तो कंपनीज को सिस्टम्स डेवलप करने की जरूरत है, उनको मैनेज करने की जरूरत है। एज एन इंडिविजुअल लेवल एक महिला को अपने राइट्स को पहचानने की जरूरत है, अपनी वैल्यू को पहचानने की जरूरत है। कि अगर कोई आपको एहसास करा रहा है कि वो आपसे कुछ अलग तरीके का आपको करवा रहा है, आपसे क्या करवाना चाह रहा है, तो आप बिल्कुल। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, कई बार ना हमें नहीं पता किसी की क्या सिचुएशन है। कभी कभी आप महसूस कर सकते हो कि हाँ शायद मेरी सिचुएशन बहुत लोएस्ट मोमेंट पे, मैं कह रही हूँ कि आपके मन में एक बार को आ गया कि ठीक है मैं कर लेती हूँ, दोस्त है, ये है, वो है। इंडस्ट्रीज बहुत छोटी है, कोई भी इंडस्ट्रीज होगी, सपोजिंगली एक एग्जांपल जैसे वी बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपकी बिग 4 की वो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत छोटी है, वही लोग घूम फिर के उन्हीं कंपनियों में आके रोटेट होते हैं। नो डाउट। तो मोमेंट आपके परसेप्शन, आपकी इमेज खराब हुई, आज आपने छोटा लालच कर लिया, वो बड़ा नुकसान है। बड़ा नुकसान। एंड जिस इंसान के लिए भी अगर आप सपोजिंगली आपने उसको पसंद भी करते हो कर लिया ना, वो इंसान आज अगर आप माँ ना कह रहे हो, तो आज आपको जिस नजर से देख रहा है, चाहे वो नफरत की भी हो, पर कहीं ना कहीं दिल में इज्जत है। जहां आपने अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज होने दिया, तो वो जो आज आपको ये भी दिखा रहा है ना कि मैं आपके लिए आपका देवता हूँ, हाँ। आपके पीछे से आपको क्या बोलना चाह रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको एज ए स्पेशली एज ए फीमेल, जब आप घर से बाहर निकलते हो, हर कदम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, जो मुझे लगता है। मैग जी ने जो बताया, मतलब लर्न टू से नो, कि आपको नो कहना आना चाहिए। पर्सनली बताऊँ तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत लेट सीखा है, और स्टिल मैं कहूँ कि अभी बहुत सी चीज़ों में नो नहीं कह पाता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अंदर से, वो बुरा लग जाएगा लोगों को, है ना? तो मेरे ख्याल से चाहे वुमेन हो, चाहे मैन हो, आपको नो कहना आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बच्चों को सबसे पहली चीज़ आप सिखा सकते हो, नो कहना सिखाओ। जितने हम केसेस देखते हैं कुछ अनकंफर्टेबल से बच्चों के साथ, तो कहीं न कहीं वो नो कहना नहीं आता उन्हें। दे हैव टू शाउट आउट एंड से नो। बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए, ताकि बच्चे समझे। अगर देखो, सही-गलत बच्चों को भी पता हो। आई फील लाइक सही-गलत बच्चों को भी पता है।
अब जैसे कुछ गलत है, लेकिन वो नो ही नहीं कह पाया, तो करेगा क्या? ज़ाहिर-सी बात है उसे एक्सेप्ट कर लिया ना, उसे पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन वो सामने वाले को नो नहीं कह पाया। दैट्स इट। चाहे वो ड्रिंक करनी हो, स्मोक करनी हो, आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, ही नोज़ कि ये गलत है, लेकिन वो अपने दोस्तों को ना नहीं कह पाया। तो हमें नो कहना आना चाहिए एंड इट शुड बी, कहने में आपको बहुत अच्छा फ़ील करना चाहिए कि नो कहने में कोई बुराई नहीं है। जितनी जल्दी आप ये सीखोगे, बड़े-बड़े स्टार्स, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स, वो ये चीज़ कहते हैं, आपको नो कहना आना चाहिए।